हेलो दोस्तों, तो ये हमारी कहानी का भाग 27 है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए कहानी के इस भाग को शुरू करते हैं। ऐसे ऐसा भी कौन सा काम है जो आपको यूं अचानक हमसे मिलना चाह रही हैं? कहाँ ना मिलकर बताऊंगी। आप बताइए, आप मिल सकते हैं या नहीं? इतना झूठ बोले हैं आपसे कि आपका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, इसलिए दूरियां बना रहा हूँ। ना अपनी आंखों में खुद के लिए नफरत और बेरुखी सह पाऊंगा और ना ही अब आपसे झूठ बोल पाना संभव है। साहिल ने अपने मन ही मन में उलझा था। कोई जवाब न पाकर दीप्ति ने बोला, हेलो, आप सुन रहे हैं ना? आप नहीं मिलना चाहते तो मैं जिद नहीं करूँगी। नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल मैं कुछ सोच रहा था। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो आप इतना सोचने लगे? नहीं छोड़िए, बताइए कब मिलना है आपको? कल मिल सकते हैं। ठीक है, कल फ्री होते ही आपके घर आता हूँ। नहीं, घर पर नहीं, वहीं आइए जहाँ हम पहली बार मिले थे। कल शाम मैं आपका इंतज़ार करूँगी। ठीक है, अब रखता हूँ, गुड नाइट। आप कुछ छुपा रहे हैं क्या मुझसे? जी, मैं समझा नहीं। जिसकी बातों का सिलसिला कभी टूटने का ना हो और वो हर बात पर पलट कर जवाब देता हो, वो अचानक ऐसे चुपचाप रहे तो कोई वजह होगी ना? वजह तो है, बहुत बड़ी वजह है, और जब आप वो वजह जानेंगी तो शायद आप कभी बात करना पसंद ना करें मुझसे। साहिल ने मन ही मन बोला, अरे आप फिर चुप हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस कुछ सोच रहे थे। कितनी अजीब बात है ना, जब मैं आपसे बात करना नहीं चाहती थी तो आपकी बातें खत्म नहीं होती थी, और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपके पास बात ही नहीं है। साहिल ने गहरी सांस ली और बोला, कल मिलकर बात करते हैं। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। साहिल ने फ़ोन कट किया और खुद से बोला, पता नहीं ये दिल उन्हीं लोगों से क्यों लगता है जिनके मिलने की राह में 100 रुकावटें होती हैं। जो भी हो, कल आपको सब बता दूंगा, फिर चाहे मेरा जो अंजाम हो, मगर अब आपने से झूठ का बोझ और नहीं उठा सकता। एक लंबा दिन ढल चुका था। लंबा इसलिए कि इस दिन में बहुत कुछ घटित हो चुका था, जिसने कुछ जिंदगियों की दशा और दिशा दोनों बदल दी थी। अवनी के दिल में नफरत की जगह हमदर्दी ने ले ली थी, और उसका गुस्सा सारी सच्चाई जानकर उसकी आंखों के रास्ते बह चुका था। आशीष को गोली लगना, उसकी जान पर बाना पूरे परिवार की सांसें रोक चुका था। आज की रात नींद सबकी आंखों से गायब ही थी। कुसुम जी का रो रो की हालत खराब हो चुकी थी। उनकी सेहत का सोच कृषा और शिवन्या और सैम ने जबरदस्ती उन्हें आशीष की कसम देकर खाना खिलाया और दवाई देकर सुला दिया। साधना शिवन्या से लिपटी बैठी थी और वहीं शिवन्या उसे संभालकर आशीष के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। सैम कुसुम जी के कमरे में ही इधर उधर टहल रहा था। लगभग सभी ये बात जानते थे कि आशीष में बहुत कमियां हैं, पर ये सब भी जानते थे कि वो अपने घर वालों पर जान छिड़कता है, उनके लिए कुछ भी कर जाने को तैयार रहता था। उसका क्रोध, उसकी अकड़ के चलते उसके सामने उसने सबको अपना दुश्मन बना रखा था, पर सब ये जानते थे कि उसके इस व्यवहार के पीछे कारण था। वो हमेशा से ऐसा नहीं था, वक्त की मार ने उसे ऐसा बना दिया था। उसने जो देखा, जो सहा, उसने उसे यही समझा कि जिसके पास पैसा है, पावर है, उसके सीने में दिल नहीं। ये दुनिया उसी की सुनती और उसी के सहारे पर चलती, वरना जिसके पास इन सब का अभाव है, उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। इधर हॉस्पिटल में बैठे राकेश जी भी चिंता में थे। बेशक आशीष से नहीं बनती थी, पर उसकी जान बचती थी उसमें। आखिर उनके भाई भाभी की आखिरी निशानी था वो उनके पास। वो चाहते थे कि बदले के रास्ते से हटकर एक खुशहाल जिंदगी जिए, और उसी के लिए अक्सर दोनों में ठन जाती। मन ही मन वो घबराए हुए थे उसकी हालत को लेकर। साहिल उन्हें संभाले उनके पास बैठा था। उसके मन में एक अलग युद्ध छिड़ा हुआ था। एक तरफ जहाँ उसका जिगरी दोस्त अपनी जिंदगी से लड़ाई लड़ रहा था, वहीं कल दीप्ति से मिलकर सब सच्चाई बताने का तय कर चुका था, जिसके बाद दीप्ति का उससे दूर जाना तय था। पर एक छोटी सी ही उम्मीद के लिए वो अपने इरादे को पक्का करे बैठा था। इधर सैम कुसुम जी के सो जाने के बाद टहलते हुए गार्डन में आ गया। वहाँ का सुकूनदायक वातावरण भी उसे सुकून नहीं पहुँचा रहे थे। एक तरफ से वो आशीष के लिए चिंतित था और दूसरी तरफ से अपने मन की तकलीफ से जूझ रहा था। जिस लड़की को लेकर उसने अपने आने वाली ज़िंदगी के खूबसूरत ख्वाब संजोए थे, वो अब उसकी भाभी थी। वो उसकी नहीं, इस बात से तसल्ली कर भी जाता, पर वो हर वक्त उसकी आंखों के सामने रहकर ये एहसास दिलाएगी कि अब वो किसी और की है। उनका रिश्ता कुछ और है। ये कितनी तकलीफदायक है, ये सिर्फ वही समझ सकता था। वहीं दूसरी तरफ जिस लड़की से उसे प्यार किया, उसने की भावनाओं का मजाक बनाया, ये बात भी अब उसे कचोट रही थी। आखिर अपने प्यार से दूर होने की तकलीफ वो जानता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी इतनी उलझ जाएगी।
अवनी शीशे के अंदर झाँक कर आशीष को देख रही थी। वो बेहोश बेड पर लेटा था। एक-एक करके उसके साथ बिताए पल उसके ज़हन में ताज़ा हो रहे थे। पहली बार उसका उसके घर पर मिलना, उसका पालतू डॉगी से उलझते हुए अपने पाँव ज़ख्मी कर लेना, अवनी का उसे दवाई लगाना और रास्ते का गुस्से से छिड़कना। फिर कुछ महीने बाद उसका अवनी के स्कूल में ही मिलना, अवनी को उसका नाम न पता होने पर डब्बू कहकर पुकारना, क्योंकि यही नाम सुना था उसके पापा के मुँह से, जिस पर आशीष को चौंक जाना और उसे इस नाम से पुकारने से मना करना। मगर फिर भी अवनी उसे उसी नाम से बुलाती। हालांकि अवनी 7वीं कक्षा में थी और आशीष 9वीं। फिर भी अवनी का अपने स्वभाव के हिसाब से उसे चिढ़ाना, जब भी वो बेवजह चिढ़ता या गुस्सा करता, उसे डब्बा बोलना, सबके मना करने पर भी उससे मिलना और लंच टाइम में उसके साथ लंच शेयर करना। सत्यम से कई बार डांट पड़ने पर भी नहीं सुनना, क्योंकि अभिजीत का सपोर्ट जो मिल जाता था। आशीष का उसको परी बुलाना, क्योंकि उसका कहना कि जैसी परी का चेहरा उसकी माँ ने बचपन में बताया था, वो बिल्कुल वैसी है। दूध सी गोरी और बड़ी नीली आंखें, बस पंख और जादू की छड़ी की कमी है। उसकी बात पर अवनी का खिलखिलाकर हंस देना। एक दिन वो सच में परी की बनकर आई थी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में, सिर्फ इसलिए क्योंकि आशीष को वो परी लगती थी। उस दिन भी दोनों स्कूल गार्डन में एक साथ बैठे थे जब राजसेन जी स्कूल आए, क्योंकि वो इस स्कूल के ट्रस्टी थे। उन्होंने दोनों को देख लिया तो वो अवनी पर बहुत नाराज़ हुई और फिर आशीष को दोबारा नहीं दिखा था। अवनी ने अपनी तरफ से पता करने की कोशिश की थी, पर कुछ नहीं पता चला। उसे लगा परीक्षा होने के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया होगा। उसे तो उसका असली नाम भी नहीं पता था। वो उसे डब्बा ही बुलाती थी, कभी उसका असली नाम पूछा ही नहीं, या कभी बताया भी हो तो उसने ध्यान नहीं दिया। एक-एक करके उसकी सभी बातें उसके ज़हन में ताज़ा हो रही थी, जैसे कल की ही बात हो। फिर अचानक से उसके कानों में अपनी ही बात गूंजी। सुना है इन निशानियों को पहनकर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करती है, पर मैं हर पल तुम्हारे मौत की बद्दुआ मांगूंगी। अवनी की आंखों में आंसू झलक आए। उसने अपने गले में पकड़ा मंगलसूत्र कसकर मुट्ठी में भर ली और तुरंत मंदिर में रखे महादेव की मूर्ति के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने हाथ जोड़ लिए। अनजाने में ही की गई भूल और गुस्से में कही गई बातें, दोनों का कोई भूल नहीं होता ना। महादेव, प्लीज़ मेरी बातों को सीरियस मत लेना, बचा लेना मेरे पति को। मैं मानती हूँ वो गलत है, पर बुरी नहीं है। अगर भी हैं तो उनके अंदर अच्छाई भी लाऊंगी। प्लीज़ महादेव, उन्हें लंबी उम्र देना। आज तक इस सिंदूर का कोई मतलब नहीं था मेरे लिए, पर आज पूरे मन से इसे अपनाती हूँ। प्लीज़ महादेव, मेरे सुहाग की रक्षा करना, उन्हें कुछ मत होने देना। कहते हुए पूजा की थाल से सिंदूर लेकर अपनी मांग भर लिया और हाथ जोड़ लिया। मैं कुछ नहीं जानती थी, पर आप तो सब जानती थी ना शुरू से। वो गलत नहीं है, गलत के शिकार हैं, इसलिए रास्ता भटक गए हैं। वो सजा के हकदार नहीं, प्यार के हकदार हैं, ताकि सही रास्ते पर वापस आ सकें। प्लीज़ महादेव, उनकी गलतियाँ, उनके गुनाहों को माफ़ कर देना, क्योंकि वो सब उन्होंने अपने क्रोध के वशीभूत होकर अनजान में किया। कुछ देर पहले अवनी अपनी ही धुन में आगे बढ़ी जा रही थी, तभी किसी ने एक कमरे में उसे खींच लिया। अवनी कुछ बोल पाती उससे पहले ही प्रताप जी को वहाँ देख वो चौंक कर बोली, आप? हाँ बेटा, कई रोज से तुझसे मिलने की कोशिश कर रहा था, पर मौका नहीं मिल पा रहा था। कहते हुए प्रताप जी अवनी को अपने गले लगा लिया और बोले, कैसी हो बेटा? वैसी हूँ जैसे आप सबने छोड़ दिया था। और क्यों पूछ रहे हैं, जब सबने नाता तोड़ लिया है मुझसे? कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुझसे नाता कैसे तोड़ सकते हैं? तू तो जान है हमारी। कैसी जान? वो जान जिसकी जान के दुश्मन बन बैठे हैं सब नहीं बेटा, केवल पिताजी। उन्हें आप जानती हैं, उनके लिए अपनी प्रेस्टीज अपनी संतान से भी बड़ी है। बताया तो है मैंने आपको कि उन्हें खुद के हाथों अपनी बेटी की मौत दे दी थी, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। जो कुछ हुआ उसमें मेरी क्या गलती थी चाचू? मुझे किस बात की सज़ा मिली? जो किया सब उस सन की इंसान ने किया। छोड़ूंगी नहीं उसे। उसने मुझसे मेरा परिवार छीना है, उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगी। मर रहा है, महादेव करे सच में मर। नहीं बेटा, बिना सोचे समझे क्रोध में कुछ ऐसा मत बोलो जिससे बाद में पछताना पड़े। तुम नहीं जानती कुछ भी। वो जिंदा है तभी तो तुम सुरक्षित हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची पर कोई भी आँच आए। उसके एहसान तले दबकर जिंदा रहने से अच्छा है मैं मर जाऊं। घुटन होती है ये सोचकर कि उसने मेरी जान बचाई। ऐसा इसलिए कह रही हूँ बेटा कि तुमने उसे नहीं पहचान रही। सच जानती हूँ तुम, मगर आज तुम सब बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारा सब जानना बहुत ज़रूरी है। कैसा सच? वही बताने आया हूँ। इससे पहले कि जो बचा है वो भी तबाह हो जाए, तुम्हारा सच जानना ही ज़रूरी है, जो अब तक तुम्हें नहीं बताया। तुम्हें वो बच्चा याद है जो तुम्हारे साथ पढ़ता था, हमारे मैनेजर का बेटा, जिससे दोस्ती करने पर पिताजी ने तुम्हें बहुत डांटा था?
डब्बू, कहते हुए अवनी की आंखें नमी तैर आई। डोंट डोंट से चाचू, चाचू की ये डब्बू। हाँ, ये वही है। इसके पिता हमारे यहाँ मैनेजर थे और मेरे दोस्त भी। गरीब थे पर बहुत ही भले इंसान, लेकिन पिताजी को गरीब लोग कभी पसंद नहीं थे। उन्हें मेरी दोस्ती पसंद नहीं थी। हमारी बहन थी मोहिनी, बहुत प्यारी, सबकी लाडली, बहुत सपने सजाए थे उसने उसे लेकर, मगर उसे अपने ही कॉलेज के किसी लड़के से प्यार हो गया। जब पिताजी को ये बात पता चली तो उन्होंने उस लड़के को बहुत धमकाया और मोहिनी को घर में कैद कर दिया, मगर उसका रोना उसकी तरफ उससे सहन नहीं हुई और उस पर से उसने बताया कि वो माँ बनने वाली है। ये जानने के बाद मैं समझ गया कि पिताजी अब उसे जीने नहीं देंगे। अपनी बहन के मोह में और उसे जिंदा देखने की चाहत में मैंने उसे घर से भगा दिया। पिताजी ने उसे बहुत ढूंढा पर उसने उसने उस तक पहुंचने के सब रास्ते बंद करता गया। फिर एक दिन पता नहीं कैसे उसे भाभी की मौत की खबर मिल गई। भाभी उसके लिए माँ जैसी थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और यहाँ चली आई। जब उसे पता चला कि वो मेरी कुछ समझ में नहीं आया, उसे बचाने के इरादे से मैंने उसे अपने दोस्त के घर छुपा दिया, क्योंकि इस वक्त वही मदद कर सकता था। वो भला इंसान मेरी मदद के लिए इतना बड़ा खतरा उठा गया। मुझे नहीं लगा था कि पिताजी को मोहिनी के आने की खबर मिल जाएगी। उन्हें पता चल गया कि किसने छुपा रखा है। उसी दौरान तुम्हारी और उसके बेटे की दोस्ती की खबर पिताजी को लगी थी। उन्होंने खुद तय कर लिया कि वो लड़का जिसके साथ मोहिनी भागी थी वो भी उसी का ही रिश्तेदार है, और अब वो अपने बेटे के जरिए तुम पर निशाना लगा रहा है ताकि हमारी दौलत और हमारे रुतबे को हासिल कर सकें। पिताजी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उन्हें मोहिनी के साथ उसके पूरे परिवार की तबाही लिख दी। मुझे खबर हुई और जब तक मैं उन्हें बचाने पहुंचा तब तक खत्म हो चुका था। मोहिनी के साथ मेरे दोस्त का पूरा परिवार खत्म हो चुका था। पूरा घर आग के हवाले कर दिया गया था। मैं कुछ नहीं कर पाया। कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसका छोटा भाई अपनी पत्नी और बच्चों को लेने अपने ससुराल गया था, इसलिए वो बच गए और उस हादसे में उनका बेटा यानी तुम्हारा दोस्त जिंदा बच गया। शायद उसके पिता ने किसी तरह बचा लिया और उस पर गोली उसके सीने पर भी लगी थी। पिताजी को पता चला कि वो जिंदा है और हॉस्पिटल में है, पर बच्चा समझकर छोड़ दिया उन्होंने। मगर 1 साल बाद एक दिन वो आया और चेतावनी देकर गया कि जिस गरीबी से नफरत के कारण पिताजी ने उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, उसी गरीब व्यापारी का बेटा उसकी पोती यानी कि तुमको अपनी पत्नी बनाएगा। फिर एकदम से वो सब गायब सा हो गया। मैंने बहुत तलाश किया पर कहीं पता नहीं चला और कुछ सालों बाद हमारी राइवल कंपनी के साथ उसने इस शहर में कदम रखा। फिर आगे क्या हुआ वो तुम जानती। तुम्हें बचाने के लिए पिताजी ने हर तरह तुम्हें छुपा कर रखा हुआ, वहीं जो होना था। सारी सच्चाई रख दी तुम्हारे आगे। अब आगे तुम्हें क्या करना है ये तुम तय करो। बस एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कोई रास्ते से बचा सकता है तो वो है आशीष चौहान। उसने जो कुछ भी किया तुम्हें हासिल करने के लिए किया, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। चाहे आस्था हो या दीप्ति, वो गलत नहीं है, बस अपने बदले की आग में गलत सही भूल चुका है। अग्नि प्रताप जी से सच का पता चल चुका था और उसने आशीष के साथ अपने रिश्ते को अपना लिया था, या मान ले कि अपनाने का फैसला ले लिया था। पूरी रात सबकी आंखों में कटी। सुबह के इंतजार में सबकी आंखों से नींद हर ली थी। सुबह होते ही सभी घर वाले हॉस्पिटल पहुंच गए। अवनी ने भी सबकी तरफ देखा और एक और खड़ी हो गई। कुसुम जी टकटकी लगाए आशीष के कमरे की तरफ देख रही थी। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। उसकी हालत जानने को सब बेचैन थे। डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, पर फिलहाल बेहोश हैं। सब उसके होश में आने का इंतजार करने लगे। कुसुम जी आशीष के पास जाकर बैठ गए। अपनी औलाद को इस हालत में देखना एक माँ के लिए कितना कष्टदायी होता है ये सिर्फ वो समझ सकती थी। और फिर जिस बच्चे ने बचपन में सिर्फ दर्द और तकलीफ झेला, उसकी ये दशा आंखों में नमी लाएगी ही। कुसुम जी के साथ यह भी हो रहा था कि रह रहकर उनकी आंखों में नमी उतर आती। इधर बाकी सब बाहर बैठे आशीष के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। राकेश जी पूरी रात यहीं थे। सैम ने उनके बारे में सोचते हुए अवनी से लेकर घर जाने को कहा कि कुछ देर बाद वो रिलैक्स हो जाएं, मगर अवनी ने मना कर दिया और राकेश जी भी नहीं गए। साहिल ने सबको वहां देखा तो सैम से सबका ध्यान रखने को फुल ऑफिस के लिए निकल गया और एक नज़र मार आए। इधर कुछ देर बाद आशीष को होश आया तो पास बैठी कुसुम जी ने सबको खबर की। सैम ने डॉक्टर की खबर की तो उन्होंने आकर चेकअप किया और बारी बारी सबको मिलने की इजाज़त दी, पर साथ ही हिलने और डुलाने और ज़्यादा बात करने से मना किया। कुसुम जी तो आशीष को देखकर रो पड़ी। मैं ठीक हूँ चाची माँ, बहुत ठीक जान हूँ।
इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। एक लगाऊंगी ना खींच के तो सारी ढलाई निकल जाएगी तुम्हारी। जान हलक में आ गई थी मेरी। कुछ भी करने से पहले एक बात सोचता है नहीं है तुम। कुछ हो जाता तुम, कुछ नहीं होता मुझे। जब तक उस अभिमानी इंसान की झुकी गर्दन नहीं देख लेता, मौत को मेरे पास आने की कोई इजाज़त नहीं है। आशीष, तू क्यों भूल नहीं तू भूल क्यों नहीं जाता? आशीष ने ससरी निगाह कुसुम जी पर डाली तो उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। जल्दी से ठीक होकर घर आ जा, तेरे बिन घर काटने को दौड़ता है। चाचू कहाँ है? चाची माँ बाहर बैठे हैं, कल से ना कुछ खाया है ना पलक झपकी है। तू रुक, भेजती हूँ उनको, तुझे देखकर चैन मिल जाएगा। कुसुम कहकर कुसुम जी उठकर बाहर आई और राकेश जी से आशीष से मिलने के लिए कहा। राकेश जी नहीं उठे तो सैम साधना और शिवन्या अंदर चली गई। क्यों नहीं जा रहे पूछ रहा था आपको, कुसुम जी ने कहा। क्या करूँगा मिलकर, उसे कौन सा हमारे दुख तकलीफ से कुछ पड़ता है, हमेशा तो मनमानी करता है। बच्चे करते हैं अपनी मनमानी, इसका मतलब ये नहीं कि बड़े भी जिद करने बैठ जाएं। जाइए मिल लीजिए उससे, उसे भी अच्छा लगेगा, आपको भी सुकून मिलेगा। मैं नहीं जाऊंगा। उसे देखकर गुस्सा आता है मुझे। इस हालत में कुछ भी नहीं कहना चाहता उसे। इससे गुस्सा हमें उसी पर आता है जिसके लिए मन में अथाह प्रेम हो। अवनी ने राकेश जी से कहा। दोनों ने उसकी तरफ देखा। कुछ बच्चे ना थोड़ी जिद्दी टाइप के होते हैं, किसी की बात ही नहीं सुनते, वही करते हैं जो उन्हें करना होता है, चाहे कोई कितना भी रोके, पर वो नहीं रुकते, अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। आपका बेटा भी ऐसा ही है, अव्वल दर्जे का जिद्दी, बचपन से ही ऐसा है। जिसे काम करने की ठान ले उसे करके ही मानता, चाहे फिर उसके लिए कितना भी नुकसान क्यों ना हो। कहना क्या चाहती हूँ यही कि आपको उसे उसी तरीके से टैकल करना चाहिए जैसे अव्वल दर्जे के जिद्दी बच्चे से अपनी बात मनवानी होती। ऐसे बच्चों को जिद छुड़वाना आसान नहीं होता, इसके लिए माता पिता को फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है। कभी प्यार से तो कभी लालच देकर तो कभी चालाकी से उसे अपनी बात मनवानी पड़ती है। आप जितना उन्हें नाराज़गी दिखाएंगी उनकी जिद नहीं पक्की होती जाएगी। उन्हें प्यार दीजिए, प्यार के नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। वो ढूंढ रहे हैं आपको, तो जाकर मिलिए उनसे और प्यार से। जितना भी प्यार है आपके दिल में जो आपके पीछे छुपा है उन्हें पूरी तरह से जाहिर कीजिए। अवनी ने अपनी बात कह दी। राकेश जी ने कुसुम जी की तरफ देखा तो उन्होंने विनय भाव से गर्दन हिलाकर अंदर जाने का आग्रह किया। राकेश जी उठकर अंदर चले गए। कुसुम जी ने अपनी तरफ देखा और बोला, कल के लिए माफ़ कर देना बेटा। माँ आप प्लीज़ माफ़ मत मांगिए। आपसे तो तब भी नाराज़ नहीं थी और जब मैं कुछ नहीं जानती थी, पर जब सब जानती हूँ माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। उस वक्त जो मैंने कहा उस पर आपका बर्ताव स्वाभाविक था। अवनी कुसुम जी के पास बैठी बोली, क्या जान गई तुम? उतना ही जितना मेरे घर वाले जानते हैं चाचा जी, चाची माँ। मैंने अब तक जो भी कहा या किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, गलत तो तुम्हारे साथ हुआ और उस पर जैसा बर्ताव रहा तुम्हारा वो स्वाभाविक था। नहीं चाची माँ, जाने अनजाने में ही सही, पर आप सबकी गुनहगार तो हूँ मैं। नहीं, तुम वो हो जो बिना कसूर सजा पाई। समझ नहीं आता कि क्यों दो पुरुषों की दुश्मनी में हर बार एक स्त्री सजा पाती है, चाहे सीता हो या द्रौपदी। कुसुम जी की बात पर अवनी की आंख नम हो गई। उसने अपनी आंख साफ की और मुस्कुराकर बोली, जो बातें बीत गई उस पर विचार करने का कोई फायदा नहीं। आप अपने आज के बारे में सोचिए। चाची माँ, आप उस दिन में कुछ बता रही थी ना, मुझे सब जानना है। अभी मैं से खुद नहीं जानना चाहती जितना कोई वाला जानता है। आप माँ हैं, आपके बेहतर आपके बेटे को कोई नहीं जानता। मुझे उनसे जुड़ी हर छोटी छोटी बात जाननी है, कब क्या कैसे हुआ सब जानना है। उनकी पसंद नापसंद, किस बात से नाराज होते हैं, किस बात पर खुश, सब जानना है। मेरे और मेरे परिवार की वजह से जो खोया है आप लोगों ने वो तो मैं नहीं लौटा सकती, पर एक कोशिश कर सकती हूँ आपका बेटा उसी रूप में आपको वापस कर सकूँ जो वो असलियत में है या कभी हुआ करते थे। जाने अनजाने में उनकी तबाही की हुई एक वजह मैं भी हूँ। शायद ऐसा करके मैं अपने परिवार के गुनाह कुछ कम कर पाऊँ। आप बताएंगी ना मुझे उनके बारे में सब? कुसुम जी एक दृष्टि से देख रही थी। क्या हुआ? आपने कोई जवाब नहीं दिया। विश्वास नहीं होता कि उस घर की बेटी। सच कहते हैं कमल अक्सर कीचड़ में ही खिलते हैं। अच्छाई या बुराई कुल खानदान देखकर नहीं आते, वो तो इंसान का अपना होता है। ये छोड़िए, आप बताइए, आप सब बताएंगी ना मुझे? हाँ, सब बताती हूँ, लेकिन फिर कभी। इस वक्त जाकर मिल लो उससे। पूरी रात आंखों में काटी है, वो नहीं मिलना चाहेंगे मुझसे। अपनी अपनी गर्दन झुकाकर बोली।
तुम मिलना चाहती हो उससे? अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुम मिलना चाहती हो तो कोई रोक नहीं सकता तुम्हें। आशीष भी नहीं। पत्नी हो तुम उसकी, तो लो अपना हक, आसानी से मिल लो, वरना छीन लो। अली ने कुसुम जी की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा कर बोली, यदि ये रिश्ता रखना चाहे तो वरना मत करना। यदि ये रिश्ता रखना चाहती हूँ तो वरना मत करना कोई कोशिश। रिश्ता रखना है या नहीं ये तो बात की बात है, फिलहाल एक मिनट की राही को सही राह पर बुलाना है। अब उसके लिए दुश्मन बनकर लड़ाई करनी पड़े या दोस्त बनकर समझाना पड़े या पत्नी बनकर हुक्म चलाना पड़े, सब करूंगी। अवनी ने मुस्कुरा कर कहा तो कुसुम जी मुस्कुरा दी और बोली, दिल का बुरा नहीं है वो, जानती हूँ, बस किरदार बहक गया है। तब तक सब मिलकर बाहर आ गए। कुसुम जी ने अवनी को जाने का इशारा किया। अवनी उठकर आगे बढ़ी तो साधना ने उसका रास्ता रोकती हुई कहा, कहाँ जा रही हो तुम? नहीं मिल सकती भाई से। आप बड़ों को आप कहकर बुलाते हैं। कौन बड़ा? जब भाई तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानते फिर कैसी इज्जत? साधना, राकेश जी ने थोड़ा कड़क लहजे में कहा, नहीं चाचू, मैं नहीं जाने दूंगी इसे। फिर अवनी की तरफ देखकर, तुम उनसे नहीं मिल सकती। क्या पता अंदर जाकर कुछ कर दो उन्हें। अपने भाई के साथ में रिस्क नहीं ले सकती। अवनी ने उस पर सर से निगाह डाली और फिर उसका हाथ पकड़ कर एक और करते हुए बोली, सुनो भाई की प्यारी बहना, जरा अपनी हद में रहना, वरना भाई के प्यार में जितना बिगाड़ा है भाभी का उतना सुधार देंगी। फिर गाल थपथपा कर बड़े ही प्यार से साधना ने उसे घूरते देखा और अवनी को आगे बढ़ते देख उसके आगे अपने पाँव अड़ा दिए। अवनी ने उसके पैरों पर पैर रख दिए और आगे बढ़ गई। साक्षी अपना पाँव पकड़ कर करा रही थी। अवनी उसकी ओर पलटी और बोली, और सुनो, ये टीवी सीरियल के बैम वाली हरकतें मुझ पर मत आजमाना, वरना हर बार ऐसी मुक्की खाओगी, कहकर आगे बढ़ गई। अवनी ने दरवाजा खोला तो आशीष आहट पाकर आंख खोलते हुए कहा, तेरा ही इंतजार कर रहा था, सब आए पर तू नहीं आया, तेरी डांट मिस कर रहा था। शायद आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। अवनी ने अपना गला साफ करते हुए कहा। आशीष की आंखें बड़ी हो गई। उसने उठना चाहा तो वो अवनी भागकर उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हिलना नहीं है आपको। आशीष ने सरसरी निगाह उस पर डाली और उसके हाथ झटक कर उसे दूर करते हुए बोला, क्यों आई हो यहाँ? बाहर जाओ। क्यों डब्बू? हमेशा डब्बू ही रहोगे क्या? इतना गुस्सा? आशीष की आंखें फैल गई। उसने अवनी की तरफ देखा। सॉरी, आपसे नहीं कहा, पता नहीं कैसे निकल गया मुँह से। क्यों आई हो यहाँ? एक ऐसा सवाल है चौहान साहब, पति अस्पताल में हो और पत्नी उसके पास ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? तो यहाँ कोई नहीं है तो नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं, और एक बात, तुम्हारी सहानुभूति की भी ज़रूरत नहीं। मरा नहीं हूँ मैं, जिंदा हूँ अभी। मरे आपके दुश्मन चौहान साहब। दुश्मनों से पहला नंबर शायद मेरा ही है। पति पत्नी एक दूसरे के सबसे कट्टर दुश्मन होते हैं। आशीष ने उसे गुस्से से घूरा और तेरी मुस्कान से बोला, बड़ी कच्ची खिलाड़ी निकली तुम तो। एक बार जान बचाने पर ही दिल हार बैठी। मगर याद रखना, ना तुम कोई हीरो ना हो, ना मैं कोई हीरो। विलेन हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी का। आई एम अ टू डेविल। अवनी हल्के से मुस्कुराई और उनके पास स्टूल पर बैठ कर बोली, जवाब नहीं आपके अंदर एक तारीफ का हुजूर, पर सवाल यह है कि आप हमें बता रहे हैं या को याद दिला रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अवनी हूँ और मुझे हीरोइन बनने का कोई शौक नहीं। बस इतनी सी है चौहान साहब कि मुझे किसी का एहसान रखने की आदत नहीं, और जो एहसान आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर किया है उसका कर्ज मैं आपको ठीक होने तक आपका ख्याल रख कर चुकाऊंगी। आशीष ने उसे घूर कर देखा। इतने गौर से न देखिए चौहान साहब, इन आंखों की तपिश आप सह नहीं पाएंगे, और जो सह ली है तो कसम महादेव की किसी और को देख नहीं पाएंगे। आशीष ने गुस्से से अपनी आंखें भींच ली और दूसरी ओर चेहरा कर लिया। अरे आराम से, क्या किया? सर तकिए के नीचे हो गया ना? कहते हुए अवनी ने उसका सर वापस तकिए पर रख दिया। उसकी चादर नीचे हो गई थी। वो उसे ऊपर करने लगी और उसके सीने पर गोली का निशान देख अवनी की आंखें नमी तैर गई और हाथ में आशीष उसे छूने बढ़ गया। लेकिन आशीष ने बीच में उसकी कलाई पकड़कर उसे घूरते हुए कहा, डोंट यू डेयर, मुझे छूने की कोशिश मत करना, औकात नहीं है तुम्हारी। अवनी ने उसकी तरफ देखा और नमी अपनी आंखों में जब्त करके मुस्कुराते हुए कहने लगी,
हरी हरी चुड़िया गोरी गोरी भैया कलाइयाँ पकड़ धर लीने मुँह से नैन मिलैया के जितने हक से मेरी कलाई पकड़ रखी है और कहते हैं मेरी औकात नहीं। आशीष ने उसकी कलाई झटक से छोड़ दी। मेरी औकात देखनी है ना आपको, कहते हुए आशीष ने आशीष के गाल चूम लिए और बोले ये है मेरी औकात और हक भी। आशीष ने उसे गुस्से से खा जाने वाली नजरों से देखा। अनी मुस्कुराते हुए आगे गाना गाने लगी। आंखों में नफरत करने का दावा करते हैं पर निगाहें कई बार बगावत करती हैं और शायद खुद के दावे पर यकीन खुद को ही दिलाने के लिए आपने खुद को ऐसा बना लिया है। आपके क्रोध की परत चढ़ा रखी है अपने उन भावनाओं ताकि आपको कमजोर ना पड़ने दें। मैं हटाऊंगी ये परत और आपको वापस मोहब्बत सिखाऊंगी। नफरत दूसरों से ज़्यादा खुद को जलाती है और मैं नहीं चाहती कि आप इसमें जलें। पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं आप, अब आप अपने आप को ये नहीं होने दूंगी, अवनी ने मन ही मन में कहा। फिर आशीष की तरफ देखकर बोली, खैर इस वक्त इन बातों को जाने दीजिए। वैसे भी पति पत्नी की सोच कभी नहीं मिलती, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम होता है। फिलहाल आपका जल्दी ठीक होना जरूरी है और इस वक्त मेरा फर्ज आपका ख्याल रखना है। आप ज़्यादा मत सोचिए, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है तो सो जाइए। कहते हुए उसने आशीष के सर पर हाथ रख दिया। आशीष ने उसकी तरफ घूर कर देखा और हाथ हटाते हुए बोला, अपनी केयर अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी पैम्परिंग की ज़रूरत नहीं है। अपनी रघुवंशी हाउस में ही रह गई। यहाँ तो आपकी पत्नी है और एक पत्नी अपने पति का ख्याल रखने से कोई नहीं रोक सकता, खुद पति भी नहीं। किसी गलतफहमी में मत रहो, मेरी पत्नी होने का दर्जा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें मेरे लिए सिर्फ वो मोहरा हो जिसके जरिए रहस्य की बर्बादी लिखनी है मुझे। आपके मानने न मानने से सच नहीं बदलेगा। अपने आपका पहल का आप खुद अपनी ज़िंदगी में लेकर आए हैं तो आपको वक्त ही बताएगा कि आप किसको बर्बाद करते हैं या मैं आपको आबाद हूँ। कहते हुए मुस्कुराकर उसकी गाल थपथपा दी। आशीष ने अपना चेहरा झटकते हुए बोला, डोंट टच मी, दूर रहो मुझसे, क्यों डर रहे हैं मेरे करीब इससे कि आपकी झूठी नफरत का राज खुल जाएगा। आशीष ने उसे घूर कर देखा और बोला, गेट आउट, और अगर मैं ना जाऊँ तो मैं खुद चला जाऊँगा, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। उसने उठने की कोशिश की। यहीं पर हमारी कहानी के इस भाग का अंत होता है। अगर आप लोग को हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।